नमस्कार मित्रों, दर्शकों, विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद पुष्कर। तो आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सेकंड वीडियो होगा। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी पर कंसंट्रेट होगा और लगभग मैंने बताया भी था कि खिलजी वंश में जो 4 प्रमुख शासक रहे हैं उसमें सिर्फ अलाउद्दीन को ही पोर्शन को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तो अलाउद्दीन का थोड़ा सा पोर्शन बड़ा है, तो लगभग 2 से 3 वीडियोस में कवर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग उसके जीवन के फर्स्ट फेज पर चर्चाएं करेंगे, जैसे जब कब तक वो राजा बनता है और जो उसके राजा बनने के बाद जो उसके सामने समस्याएं आती हैं उसका वो निदान किस तरह करता है, उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके जो सैन्य अभियान उस पर चर्चा करेंगे, जो उसने युद्ध लड़े, कितने अभियान किए। और थर्ड वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसने सुधार किए थे, रेगुलेशंस किए थे अपने शासन में, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट करा दिया। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूँगा। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे मिडिवल हिस्ट्री की तरफ, अलाउद्दीन खिलजी वंश। लेकिन उसके पहले जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 से 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि आरक्षण का प्रावधान सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो उसका आंसर आर्टिकल 16 है। और मैंने पूछा था आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की रिटें जारी होती है, उसका हिंदी और इंग्लिश में नाम पूछा गया था। तो उस पर हम लोग बंदी पत्रचिका, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, इन सब पर ये 5 नाम हैं। तो मिस्टर अंजनी त्रिपाठी जिन्होंने सही सारे आंसर्स दिए थे, काफ़ी अच्छी तैयारी है उनकी। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिटो पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, जो रिट जारी करता है शॉर्ट में देख लेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अलाउद्दीन का थोड़ा चैप्टर वीडियो बड़ा होगा, इसलिए हम शॉर्ट में देखेंगे। 5 प्रकार की रिट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ओके, फर्स्ट वन। सेकंड वन है परमादेश, इसे बोलते हैं मैंडमस। थर्ड है प्रतिषेध, इसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। फोर्थ वन है उत्प्रेषण, जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी। और फिफ्थ वन है अधिकार परीक्षा, जिसे बोलते हैं हम लोग कोवो वेरेंटो। ओके, ये 5 नाम हो गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा अब देखिए शॉर्ट में देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। यदि कोई किसी व्यक्ति को पुलिस बिना किसी कारण बताए या इलीगल तरीके से उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो कोर्ट उस संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है कि उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए। हमारे सामने हम डिसाइड करेंगे कि उसने पर्याप्त क्राइम किया है कि नहीं किया है, कि उसको जेल में रखने के क्या कारण है, ये हम डिसाइड करेंगे, ये कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें एक कानून सान्याल वर्सेस दार्जिलिंग, डीएम दार्जिलिंग का भी केस आया था। उसमें ये भी डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, गाइडलाइन दी थी कि जरूरी नहीं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए जो याचिका दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, जरूरी नहीं कि वो निषेध व्यक्ति ही जारी करे, जिसने जो जेल में बंद हो वही जारी करे, वो दायर करे, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी भी दायर कर सकती। सपोज करिए किसी के हस्बैंड को या किसी के भाई को बिना किसी काम था पुलिस ने उठा के जेल में रख दिया। ठीक है, तो अब उसके हस्बैंड की वाइफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाए, कोर्ट पुलिस से पूछा जाए किस कारण से इनको जेल में रखा गया है। ये सिंपल सा है। ओके, फिर देखते हैं दूसरा परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में असफल रहता है या अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करता है, तो कोर्ट उसे उसका आदेश कर्तव्यों को निर्वहन करने हेतु आदेश दे सकती है। ठीक। थर्ड वन है प्रतिषेध, माने होता है रोकना। कुछ अर्थ में इसका मतलब होता है सूचना। ये अमूमन
जुडिशरी से रिलेटेड कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब जुडिशरी रिलेटेड मतलब न्यायिक और अर्धन्यायिक क्षेत्रों में जब कोर्ट अपने क्षेत्र से बाहर जाके कोई कार्य करता है, ठीक है, कोई अधीनस्थ न्यायालय जो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करते हैं तो उनको रोकने का कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी कर देता है, जिस प्रोहिबिशन रिट जारी कर देता है। ठीक, नेक्स्ट वन है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना। ऊपर भेजना इसका इंग्लिश वर्जन होता है सेंट्यूरी। ऊपर भेजने का मतलब जब निचले कोर्टों में मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं तो उनकी जल्द निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है निचली अदालतों के लिए। वो कहता है कि अपने जो मामले हैं वो हमको भेज दीजिए, हम उसका निस्तारण करेंगे। लास्ट वन है अधिकार परीक्षा कोवो वेरेंटो। इसका मतलब होता है किस प्राधिकार से यदि कोई लोक सेवक अपने प्रॉपर अधिकार से किसी लोक पद को धारण करता है, ठीक है, नहीं उल्टा मैं बोल गया, यदि कोई लोक सेवक किस अपने पर्याप्त अधिकार ना होने के बावजूद किसी लोक पद को धारण कर लेता है तो कोर्ट उस लोक सेवक से पूछेगी किस प्राधिकार से आपने इस पद को धारण किया हुआ है। यदि कोर्ट उसके द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके संबंधित पद से उसको हटा भी सकता है। ठीक है, अब इसमें एक रिसेंटली केस भी आया था। अब रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, 3-4 साल तो हो ही चुके हैं। एक यूपीपीसीएस में अध्यक्ष थे अनिल यादव का केस, रेफरेंस ले सकते हैं आप, उसको डिटरमाइन ना करके रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के 5 आपको रिट हो गई। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था अधिकार वो सरकारी नौकरी में आरक्षण का, वो आर्टिकल 16 है। उसमें अलग अलग आर्टिकल हैं, आर्टिकल 2B है, आर्टिकल बैकलॉग का भी एक अलग आर्टिकल है। तो उस पर थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, या आप मुझसे पूछिएगा, मैं याद दिलाइएगा, मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, शुरुआत से कवर करना पड़ेगा। यदि आपको डिटेल में जाना है, देखना है तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है। राइट, अब हम लोग चलेंगे खिलजी वंश की तरफ, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। तो उसके पहले मैं शुरू बताना चाहूँगा आप लोग को कि मेडिवल हिस्ट्री आप लोग लास्ट वीडियो देख कर ही कोरिलेट करें। काफ़ी कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसको मैं लास्ट वीडियो से ही लास्ट टॉपिक से कवर करने की कोशिश कर लेता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यदि देखिए मेडिवल हिस्ट्री में कई बार ऐसी बातें आती हैं जो धर्म से रिलेटेड होती हैं, ठीक, कई आज के वीडियो में भी आनी है, तो उसको आप पढ़ाई की दृष्टि से देखिएगा, किसी भी अन्य दृष्टि से मत देखिए, सिर्फ एक नॉलेज की दृष्टि से देखिएगा, वो अन्य किसी दृष्टि से ना देखिएगा, किसी तरह के कोई कमेंट आदि ना करें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। सेकंड थर्ड थिंग, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर मैं पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 33, 34 एंड 35, एक ही क्वेश्चन है, उसमें 3 पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 33, 34 एंड 35 में क्या क्या बताया गया है। उम्मीद है आप लोग सही आंसर देंगे। तो अब मुझे बस ये बताएं 33, 34, 35 में क्या क्या है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा है तो मैंने शॉर्ट में काफ़ी डिस्कस किया। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की तरफ उसके प्रारंभिक जीवन से लेकर उसके सिद्धांतों पे सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पहले 2 हम्बल रिक्वेस्ट। फर्स्ट रिक्वेस्ट, किसी भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ये सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो है, किसी तरह का कोई भी इससे अन्य अर्थ मत ना निकालिएगा। ओके, सिर्फ हम लोग पढ़ाई की दृष्टि से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, पद्मावत मूवी को इससे कोरिलेट करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू या मूवीज़ के थ्रू इंडियन हिस्ट्री को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जैसे उसमें पद्मिनी की कहानी, रानी पद्मिनी की कहानी है, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कितनी सच्चाई है, किस इतिहासकार ने उसको सही माना है, किस राइटर्स ने उसको गलत माना है, किस लोगों ने साहित्यिक सिर्फ कहानी मान ली है। तो रानी पद्मिनी से रिलेटेड एक मूवी आई थी, अब मुझे याद नहीं है, पद्मावत से कुछ मूवी थी, उसमें जो कहानी बताई गई है उससे अलाउद्दीन की कहानी को कोरिलेट करने की कोशिश कतई मत करिएगा। उसमें सिर्फ 10 to 20% ही सही था, बाकी सब बनाया गया था। ओके, क्योंकि मैसेज एक दे देंगे कि इससे रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, और स्टूडेंट्स क्या हर कोई उस बताई गई कहानी को ही सच मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो डिस्कस करेंगे सिर्फ वही सिलेबस में भी है, वही ऑथेंटिक भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मार के, अपने चाचा को मार के गद्दी पर बैठे थे। गद्दी पर बैठा था 1296 से 1316, लगभग 20 सालों तक शासन किया। एक कहा जाए
वास्तविक शासक के रूप में खिलजी वंश में एक कहा जाए एक निरंकुशता जो देखी गई बलबन में देखिए एक निरंकुशता तो देखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं बलबन को जनता के प्रति या धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति एक पॉजिटिव वे में उसको डील किया। लेकिन अलाउद्दीन ने अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझा। उसका एक सिद्धांत भी था, जैसे बलबन का एक सिद्धांत था। ये देखो अलाउद्दीन के बारे में डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखने में आता, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ज़्यादा आपको एलोबरेट करके इसको ले चलूँ, तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। दोनों में बलबन भी निरंकुश था, अलाउद्दीन भी निरंकुश शासक था, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर क्या था? देखिए बलबन का एक थ्योरम था कि वो सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। मतलब सुल्तान जो कर रहा है वो ईश्वर की इच्छा से कर रहा है, ईश्वर ने उसे प्रेरित किया है, निर्देशित किया ऐसा करने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं माना। अलाउद्दीन का मानना था कि सत्ता जो सुल्तान बनने की जो सत्ता है वो शक्ति में निहित होती है, जिसके पास शक्ति है वही सुल्तान बनेगा और वो जो चाहेगा वो करेगा। उसने अपने ये एक सिद्धांत के रूप में, अगर ये बात याद रखिएगा, कई सिद्धांत आएंगे अलाउद्दीन खिलजी के, तो उन सब पॉइंट्स को देखते रहिएगा। एक सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी का था कि सत्ता शक्ति में निहित होती है, सत्ता शक्ति में निहित होती है। उसने अपने आगे जाके बताया, ये कहा भी है कि मुझे जो सुल्तान पद मिला है, जो मैंने सत्ता सुल्तान पद संभाला है, ना तो वो ईश्वर के अनुकंपा से मिला है, ना ही जनता की इच्छा से मिला है, और ना ही उलेमाओं के सहयोग से मिला है। तो कोई भी मुझको ये मत सिखा, मैं किसी भी व्यक्ति, दल या संगठन या धर्म को ये अनुमति नहीं दूंगा कि मुझे नीति निर्धारण में वो अपनी सलाह दें। ठीक, ये अलाउद्दीन का ये तुरंत आप समझ जाइए किस एटीट्यूड में, किस ईगो में उसने शासन किया था। ठीक, थोड़ा सा ईगो अलग बोल सकते हैं आप, मॉडर्न यूथ तो उसे ईगो ही बोलेगा। ठीक, तो पावर उन्होंने कहा था कि जो शक्ति, जो सत्ता है वो शक्ति में निहित होती है। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रीव्यू समझ में आ गया आप लोगों को। तो 20 सालों तक शासन किया। कई उपाधियां थी, उपाधियों के बारे में देख लेते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इससे। द्वितीय सिकंदर, सिकंदर द्वितीय तो नहीं करेंगे, द्वितीय सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। कई थी लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ही देख रहा हूं, सिकंदर ए सानी। और युग का विजेता, विश्व का सुल्तान, और क्या, जनता का चरवाहा। ये सब अलाउद्दीन की उपाधियां हैं, का चरवाहा, जिसमें से ये जो 3 है ये अमीर खुसरो ने अपनी बुक खजाइनुल फतोह में इसको बताया है, संबोधित किया अलाउद्दीन को। ठीक है, जो ये 3 है, सिकंदर सानी नहीं, युग का विजेता, विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा, ये अमीर खुसरो ने, याद रखिएगा अमीर खुसरो बहुत युद्धों में भी ज़्यादा रहा इसके शासनकाल में। और आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा, खुसरो करके संबोधित करता है। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह में इसको 3 नाम बताए हैं, विश्व का विजेता, युग का विजेता, विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। द्वितीय सिकंदर उपाधि मतलब अंजलि में धारण कर ली थी, तो नाम बता दिया गया सिकंदर ए सानी। ठीक, क्योंकि इसने विश्व विजेता बनने का एक सपना देखा था, लेकिन बाद में उसको ख़त्म कर दिया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी उपाधियाँ हो गई, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए, शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन को देखिए मैं AL लिखूंगा, ठीक है, अलाउद्दीन को AL लिखूंगा, समझ आएगा। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भाई शहाबुद्दीन का पुत्र था, शहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र था। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो परवरिश करती है वो जलालुद्दीन करता है। ठीक है, जलालुद्दीन करता है। अब अलाउद्दीन के 3 और भाई होते हैं, 3 भाई और होते हैं। देखिए, अगर आप अलग अलग बुक में पढ़ेंगे तो यही कन्फ्यूज़न आएगा, मैं उस कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। अल्मास बेग एक नाम था, इसी को उल्लेख खां भी कहा जाता है, उल्लेख खां की उपाधि मिलती है। अब देखिए, उल्लेख खां 2 रहे हैं जलालुद्दीन के टाइम में। देखो, उल्लेख खां ये भी रहा, और वो एक उल्लेख खां मंगोलों की तरफ से लड़ने भी आता है, जो
4000 समर्थकों के साथ दिल्ली में रहने की अनुमति लेता, वो उल्लेख खां ही होता है, उल्लेख खां, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा, 2 उल्लेख खां आए हैं, ठीक है। एक कुतलुक तुगुन कुछ नाम था इसका, कुतलुक तुगुन, थर्ड वन था मोहम्मद। ये 3 भाई थे अलाउद्दीन खिलजी के, लेकिन ज़्यादातर चर्चा सिर्फ इसी की रही है, अल्मास बेग, ज़्यादातर चर्चा इसी की रही है। तो जलालुद्दीन ने परवरिश की थी, बचपन में इसे घुड़सवारी तलवार वाला में बखूबी निपुणता प्राप्त हो गई थी। सबसे देखिए इसकी क्वालिटी क्या रही, बहादुर तो था, बहादुर था, दूसरी बात महत्वाकांक्षी बहुत था, कभी भी एक स्तर पर स्थिर रहना उसको पसंद नहीं था, मतलब लाइफ में आगे बढ़ने को ही वो टारगेट समझता था, ठीक, महत्वाकांक्षी था। तो जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था अल्मास बेग, ठीक है, इन दोनों से अपनी अपनी एक बेटे की शादी कर दी, दोनों को अपना दामाद बना, मतलब दोनों भतीजों को अपना दामाद बना लिया। टाइम आया 1290 जब जलालुद्दीन सुल्तान बना, तभी यहीं से अलाउद्दीन का राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो गया। पॉलिटिकल मतलब एक पॉलिटिकल उत्कर्ष टाइम था, वो यहाँ से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जलालुद्दीन में कुछ कमियाँ थी, उसकी उदारता और दूसरी बात बूढ़ा हो गया था, 70 ईयर्स ओल्ड बूढ़ा हो गया। तो इससे क्या, और मैंने कई कारण बताए थे, जिस दिन उन्होंने सुल्तान बना उन्हीं को कुर्सी नहीं मिल रही थी, मंत्री पद नहीं मिल रहा था, बाकी जो अमीर थे उनसे विद्रोह नहीं करना, एक्सेप्ट करना चाहते, दिल्ली की जनता के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। इस कारण जलालुद्दीन के अगेंस्ट एक संगठन आ जाता है, इन्हीं के लोगों का संगठन आ जाता है। वो संगठन को हेड कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। तो वो जो संगठन के अनुयायी तो वो धीरे धीरे अलाउद्दीन को भड़काते हैं, उसको रिवोक करते हैं कि बेटा तुम बहुत लंबा गेम खेलोगे, सुल्तान बनोगे, ये वो बहुत लंबी बताते हैं उसको, महत्वाकांक्षी था ही। तो इसने क्या किया, अब धीरे धीरे ये दिमाग में सेट कर लिया, टेंडेंसी बना ली कि मुझे सुल्तान बनना है। अब सुल्तान बनने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट, सैनिक सपोर्ट, और सैनिक सपोर्ट के लिए क्या चाहिए? धन। धनी के लिए उसने भिलसा और देवगिरी में अटैक किया था। देवगिरी साउथ का सबसे संपन्न, प्रॉस्पर, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पर कहा जाए उस समय किंगडम था। देन उसको लूटा, भिलसा को लूटा, और सारा धन सुल्तान को दिया नहीं था, काफ़ी पैसा आ गया। अब देखो पैसा वो यूटिलाइज कहाँ होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सारा धन लूट के आया था, सैनिक सपोर्ट मिल गया था सबको, सैनिक सपोर्ट मिल गया, पैसा मिल गया, सब दौलत भी हो गई, शौहरत भी हो गई। तो 1296 में चाचा को रास्ते से हटा दिया और चाचा को जलालुद्दीन को मार दिया, ठीक है, जलालुद्दीन बन गया और खुद सुल्तान बन गया। अब इसके बाद वो किंग बन गया, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी किंग बन गया। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी किंग तो बन गया, उसको लगा था सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं, प्रॉब्लम तो अब शुरू हो गई थी। प्रॉब्लम कैसा शुरू हुई? देखिए, उसने समझा था कि सुल्तान बन जाऊंगा, सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, लेकिन सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई। क्योंकि पहली बात, दरबार में कई अनुयायी थे, अमीर थे, जिसे बोलते हैं अमीर, जो जलालुद्दीन के समर्थक थे, जिन्हें जलाली अमीर भी कहा जाता है, जलाली अमीर भी कहा गया, जो इसके समर्थक थे। तो वो अलाउद्दीन को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक। दिल्ली की जनता जलालुद्दीन के उदारता से काफ़ी खुश थी, क्योंकि उनको क्राइम करने पर दंड मिल नहीं रहा था। तो दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जलालुद्दीन को सपोर्ट कर रही थी। तो दिल्ली की जनता भी सपोर्ट में थी, दरबारी भी सपोर्ट में थे। अकेले किंग बन के बैठ जाओगे तो कोई जब समर्थन नहीं देगा तो कल को आपको बर्दाश्त किया जाएगा। तो अलाउद्दीन क्या चाहता था? दिल्ली की जनता को सपोर्ट में किया जाए और ये अमीरों सपोर्ट में किया जाए, लेकिन अभी 2 ही को सपोर्ट में करना था। अभी तीसरा उदय क्या हो गया? देखिए, मैंने कहा था शुरुआत में, बातें याद रखिएगा जो उसके सिद्धांत हैं, और पहले लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि खिलजी वंश एक ऐसा वंश था जिसके हाथ में पावर रही वही सुल्तान रहा। इसने जलालुद्दीन को मारा था कड़ा में, लेकिन सुल्तान बैठता है दिल्ली में। दिल्ली दूर थी, जब तक वो वापस आए तब तक क्या हुआ, जलालुद्दीन की वाइफ थी मलिके जहां, इसने अपने सेकंड, देखिए याद रखिएगा, सेकंड नंबर के बेटे को, क्या नाम था इसका, कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम नाम से
सुल्तान की गद्दी बैठा दिया। बताओ, मारा था अलाउद्दीन खिलजी ने, सुल्तान बन गया बैठे बैठाए। ये रुकनुद्दीन इब्राहिम नाम से बना दिया और मलिके जहाँ संरक्षक बन के बैठ गए सुल्तान। अब देखिए, रास्ते से किसने हटाया था जलालुद्दीन को? अलाउद्दीन खिलजी ने। सपोर्ट मिल नहीं रहा था, टाइम लग रहा था, सर चार्ज लेने में टाइम लगा था, चार्ज ले लिया किसी दूसरे ने। अब यहाँ देखिए सेकंड बेटा, फर्स्ट बेटा कौन था? फर्स्ट बेटा था अरकली खां, जो मुल्तान का सूबेदार था। अरकली खां जो मुल्तान का सूबेदार था, इसको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि सीट तो इसकी थी, सीट इसकी थी, वो मिल गई कदर खां को, तो इसको बड़ा क्रोधित हुआ। पहले तो दिल्ली में जो स्थिति थी उसमें सुल्तान बनने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन जब उसको स्थिति पता लगी कि रुकनुद्दीन इब्राहिम शासक बन गया और मलिके जहाँ संरक्षक है, तो उसने क्या किया, हटाओ, मामला कैंसिल, अपनी सूबेदारी ठीक है, किंग नहीं बनना, क्योंकि दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी आ रहा था। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली कि जलाल के परिवार में फूट पड़ गई है, बड़ा भाई मदद नहीं कर रहा है, छोटा भाई अभी इतना भी ताकतवर नहीं हो गया है, मलिके जहाँ संरक्षक में बैठे हो, तो ये आ गया दिल्ली। अलाउद्दीन आ जाता है दिल्ली, कूच कर लेता है, दिल्ली कूच किया, ये अलाउद्दीन आ गया दिल्ली में। और जब दिल्ली आ जाता है तो जो रुकनुद्दीन इब्राहिम है तो डर के पहले ही भाग गया, उसने युद्ध लड़ा ही नहीं और भाग जाता है। तो अब ये बन गया किंग, दिल्ली में बैठ गया, किंग बन गया। लेकिन अब देखिए इसके पास 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहला कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? 3। पहली तो पब्लिक थी, मतलब जनता सपोर्ट में नहीं है। दूसरी, जो जलाली अमीर हैं ये भी सपोर्ट में नहीं है। तीसरा क्या है, जो रुकनुद्दीन इब्राहिम के सपोर्टर हैं, ठीक है, जो इब्राहिम के सपोर्टर हैं ये भी सपोर्ट में नहीं है। तीनों को जब अगर ये तीनों सपोर्ट में नहीं आएंगे तो कैसे राजा बनेगा? तब अलाउद्दीन ने क्या नीति अपनाई? कूटनीति अपनाई। कूटनीति में क्या किया उसने? जो देखिए, जो देवगिरी और भिलसा से जितना धन लूट के लाया था, बताया जाता है कि उसको पानी की तरह जनता में बंटवा दिया। सारा धन वो तो पानी की तरह जनता में बंटवा दिया। हर काम पे ये लो, इतना पैसा लो, उतना पैसा लो। तो जनता की एक पॉलिसी होती है, एक लोकहित की बात, लोक बात है कि जनता की स्मरण शक्ति बड़ी दुर्बल होती है। जनता की स्मरण शक्ति बड़ी दुर्बल होती है। आज के राजनीतिक पोर्शन में ये काफ़ी हद तक कारगर बात है कि जनता की स्मरण शक्ति काफ़ी दुर्बल होती है, और वह बहुत ही जल्दी अपनी चीज़ों को, अपने ज़्यादा किए गए स्थितियों को भूल जाती है। जब अलाउद्दीन ने अंधाधुन पानी की तरह अपना धन बहाया जनता में, तब क्या हुआ? जनता उसके द्वारा उसके विश्वासघातों को, उसकी कृतज्ञता को भूल जाती है। मतलब उसके विश्वास को, तो अपने चाचा को मार के आया था, इतने अत्याचार जनता पे किए थे, इतने फालतू सबको लूट रहा था, सब कुछ भूल के उसकी प्रशंसा, गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। गुणगान ऐसा गाते हैं कि प्रशंसा करते, और साथ ही साथ जो ये जलाली अमीर भी होते हैं, ये भी उसके गुणगान गाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जलाली अमीर भी। और तीसरा क्या होता है, जो रुकनुद्दीन के ये जो होते हैं, इब्राहिम वाले रुकनुद्दीन के जो सपोर्टर होते हैं, ये भी इसके सामने हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि भैया हमको भी जो छोटा मोटा पद दे दो, हम भी आपके माई बाप हो, हमारे सब कुछ रोजगार दे दो, परिवार चलता रहेगा। इस तरह के, ठीक है, पैसा फेंका उसने, जितने भी पैसा लूट के लाया था सबको यूटिलाइज कर लिया और सबको अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन अभी वो उस काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद जब जनता का सपोर्ट उसको मिल गया, उसको पता लगा कि अब विद्रोह नहीं होगा, जल्दी जनता मेरे पक्ष में आ गया, विद्रोह नहीं होगा, तब उसने क्या पॉलिसी अपनाई? पहले तो ये जलाली अमीर थे, पहले क्या उसने क्या किया, जो मलिके जहाँ थी, ये मलिके जहाँ, इनको कैद कर लिया, बंदी बनाया कि जो पहले जड़ है उसको ख़त्म करो, इनको बंदी बनाया। जितने भी राजकुमार थे सबको अंधा करवा दिया। जब आँख ही नहीं रहोगे तो देखोगे क्या? सबको अंधा करवा दिया। और जो ये जलाली अमीर थे, ठीक है, इनका वध करवा दिया, ठीक, तीनों को। मतलब इसको ये पॉलिसी थी कि किसी को हम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उसकी योग्यता पर शंका करे। जो तीनों जनता को तो खैर
मरवा नहीं सकते थे। तो जो पदाधिकारी थे वो सिर्फ लालच में उसके फेवर में आए थे, और उसका मानना था कि जो अस्थायी लालच के लिए, जो तात्कालिक लालच के लिए सुल्तान से गद्दारी कर सकता है, जो है सुल्तान को उससे बदल सकता है, वो मुझको अधिक पैसा के लिए अन्य सुल्तान को भी पास जा सकता है। ठीक है, अभी तक ये रुकनुद्दीन के फेवर में थे, मैंने 4 पैसे फेंके, ये हमारे फेवर में आ गए, कल को कोई दूसरा सुल्तान आके 4 पैसे देगा तो उनके फेवर में चले जाएंगे। तो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, ऐसे लोग हमारे दरबार में नहीं होने चाहिए। तो उसका एक दूसरी पॉलिसी सामने आती है, इसको मैं बोल देता हूँ। दूसरी पॉलिसी आती है कि विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना, देन उनको दंड देना, ये एक अलाउद्दीन का सिद्धांत था। फिर से नोट करिएगा, विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना फिर उनको दंड देना अलाउद्दीन का एक सिद्धांत था। 2 सिद्धांत होता है, सत्ता शक्ति में निहित है, और दूसरा अलाउद्दीन विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना फिर उन्हें दंड देना अलाउद्दीन का सिद्धांत था। अब देखिए, जब इन दोनों को रास्ते से हटा दिया, अब इनको इसी पर्चर पे, अब ये रुकनुद्दीन के जो समर्थक थे, रुकनुद्दीन नहीं, जो इसके सपोर्टर थे, इनको क्या किया, उसने किसी को अंधा करवा दिया, ठीक है, किसी का वध करवा दिया, और सबको कोई ना कोई दंड दे दिया। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि इन्हीं को दंड दिया, इनकी पूरी फैमिली को दंड दिया, पूरी प्रॉपर्टी लूट ली, ठीक है। और कई राइटर्स लिखते हैं कि इनको पूरे कंगाल कर दिया, भिखारी बना के छोड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। अब इस स्थिति में अलाउद्दीन अब एक पूरा डिक्टेटरशिप की भूमिका में आता है, क्योंकि देखिए किस तरह उसने पद पाया, किस तरह अपने जो विरोधी थे प्रतिद्वंदी को उनको अपने रास्ते से हटा दिया। अब उसने सुल्तान पे बिल्कुल किंग के भूमिका में आ गया, लेकिन उसके पास अभी भी प्रॉब्लम्स कम नहीं थी, उसने अपने प्रतिद्वंदियों को हटाया है, लेकिन अभी शासन व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी जलालुद्दीन के टाइम में। तो उसने अपने एक राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसके जैसे जलालुद्दीन का राजत्व का सिद्धांत था वो काफ़ी लिबरल था, बलबन का था, डिक्टेटरशिप वाले था ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन अब अलाउद्दीन का जो होगा वो ऑल इन ऑल मतलब सुल्तान ही ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है, मतलब धार्मिकता, साम्राज्यवाद और निरंकुशता, इन तीनों को मिक्स करके उसने अपने राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो उसका राजस्व सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप इसमें एक बार समझ लेंगे तो मन भर के लिखेंगे, ठीक है। तो चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस पोर्शन में हम लोग अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का उसका राजत्व सिद्धांत था, क्या क्या मुख्य बातें देखने को आती हैं। तो अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत, देखिए पहले में ही मैं बता चुका हूं कि एक ही निरंकुशता, बलबन से ज़्यादा निरंकुश शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसका जो शासन था वो 3 बातों पे डिपेंडेंट था। 3 पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं मेनली जो हाईलाइट होते हैं। 3 पॉइंट कौन कौन थे? पहला तो था निरंकुशता, सेकंड वन था धर्म और राज का पृथकीकरण। धर्म और राज का मतलब धार्मिक मामलों को उसमें मर्ज करने की कोशिश नहीं की। और लास्ट वन था साम्राज्यवाद, ठीक। पहले पे चर्चा करते हैं निरंकुशता। जैसा हम लोग बता चुके हैं, देखिए मैं पॉइंट बोलता जाऊंगा, आप लोग समझते जाइएगा, ठीक। हर पॉइंट लिखना मुमकिन नहीं है। निरंकुशता तो बलबन का क्या मानना था? बलबन का मानना था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, लेकिन इसका मानना था, अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि सत्ता शक्ति में निहित होती है, सत्ता शक्ति में निहित होती है। जिसके पास पावर है वही सुल्तान बनेगा, ईश्वर की कोई तरह। और उसने इस बात को बताया भी, इसने बाद में बताया, ये बात डिक्लेयर की कि उसे जो सत्ता मिली है वो ना तो ईश्वर की अनुकंपा से, ना ही जनता की इच्छा से, और ना ही
उलेमाओं के सहयोग से, मतलब धार्मिक गुरु थे उनके सहयोग से, किसी तीनों में से किसी की सहायता से उसे नहीं मिली है। तो कुल मिला के उसका कहना था कि जो है वो हम ही हैं और जो चाहेंगे वैसा किया जाएगा। ठीक, जो इसके राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो इसके राजत्व सिद्धांत के बारे में एक लाइन लिखते हैं कि जिस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम तक अपनी किरणों को पूर्व से पश्चिम तक अपनी किरणों से आलोकित करता है, उसी प्रकार शासन को या सुल्तान को भी अपने तलवार के दम पर राज विदित करने चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। ओके, राज विदित करना, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो इसका राजत्व का सिद्धांत था वो अमीर खुसरो ने प्रोड्यूस किया था। मैंने अमीर खुसरो उसका डायरेक्टर थे और अमीर खुसरो ने इसके बारे में लिखा भी है। जो इसकी समरी बताई है वो ये बताया कि जिस प्रकार पूर्व से पश्चिम तक सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का आलोकित करता है, उसी प्रकार सुल्तान को भी पूर्व से पश्चिम अपने तलवार के दम पर राज्यों को विजित करना चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। ये अमीर खुसरो ने बताया। अब सुल्तान आगे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन का देखिए मानना था जब हमको सत्ता इन तीनों से नहीं मिली है तो जनता, जितने भी उसके राज्य के निवासी हैं, जितने भी राज्य के निवासी हैं वो दो ही टाइप के हैं, या तो उसकी प्रजा है या उसके सेवक हैं। ठीक, आप देखिए बात यहाँ प्रजा और सेवक की नहीं है। कुछ उनका कैसा कहना मतलब जितने भी जो अमीर बने हैं दरबारी, जो जलालुद्दीन के टाइम बहुत अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे, अब हमारे सामने राइट टाइम रहना, सुल्तान मैं ही हूँ, या तो तुम मेरे सेवक हो या प्रजा हो। अब उलेमा जो धर्म गुरु बैठ जाते हैं आगे, कहते हैं कि नहीं ये धर्म के अगेंस्ट है, वो ये फेवर में है, कह रहा कुछ ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ मैं ही करूँगा। ठीक, सारी पावर्स मेरे ही हाथ में रहेगी, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। ठीक, अभी और से बातें में डिक्लेयर होंगी बातें। और देखिए इसने ये कहा था कि मैं राज्य के किसी भी व्यक्ति या किसी भी दल या किसी भी संगठन से नीति निर्धारण के संबंध में कोई ना तो मुझे सलाह दे और ना ही मैं किसी की सलाह से प्रभावित होऊंगा। ठीक है, जो उसकी नीति निर्धारण के संबंध में उसने निश्चय किया कि मैं किसी की सलाह से प्रभावित नहीं होऊंगा। ये उसके राजत्व निरंकुशता का सिद्धांत था। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में मुमकिन आई होगी। समरी के तौर पर मैंने बताया है कि सत्ता शक्ति में नहीं होती है। उसने कहा जो मुझे सीट मिली है ना तो ईश्वर की दया से मिली है, ना जनता ने दिलवाई हो, और ना ही किसी उलेमा ने मुझे गिफ्ट सहयोग से दे दी है। ठीक है, तो जो होगी पावर मेरे पास होगी, जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। मेरे राज्य में से दो ही टाइप के लोग हैं, तो प्रजा है या तो वो मेरी जनता है, प्रजा है, या तो मेरा सेवक है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, कोई अमीर, कोई उलेमा, कोई धर्मगुरु, कोई मित्र, कोई संबुद्धि। उसने कहा शासक जो सुल्तान है उसका कोई संबंधी नहीं होता है। समरी तौर पर उसने बताया सुल्तान का कोई संबंधी नहीं होता है, सिर्फ दो ही टाइप के लोग होते हैं, या तो प्रजा है या तो सेवक है, और कोई नहीं है। नीति निर्णय संबंध में उसने बताया कि मैं नीति निर्णय संबंध में किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति, किसी संबंधी से प्रभावित नहीं होऊंगा। उससे प्रभावित ना होने का निश्चय किया कि उलेमा आके मुझे कुछ सजेशन दे रहे हैं, कोई दोस्त आके कोई सजेशन दे रहा है, लेकिन एक दोस्त था जिसकी वो सलाह मान लेता था। अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, निरंकुशता के बारे में इतना पर्याप्त है। अब दूसरा पॉइंट आता है धार्मिक, जो उसके धर्म और राज्य का पृथकीकरण कर दिया था, जो कहा जाए धर्म और राज्य, राज का कहा जाए जो पृथकीकरण कर दिया था इन्होंने, बाइफरगेट कर दिया था राज्य और धर्म को। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने धर्म और राज्य को पृथकीकरण कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसके बारे में A.L. श्रीवास्तव हैं, शायद राइटर हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा भी है कि अलाउद्दीन, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पे राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। ठीक, अभी तक धर्म राज्य पर नियंत्रण करते थे, लेकिन अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने राज्य के थ्रू धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक, उल्टा कर दिया। फिर से ध्यान सुनिएगा, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था
जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इससे एक ऐसे तत्व का जन्म हुआ जिसने सैद्धांतिक तौर पर ही सही एक असांप्रदायिक राज्य को जन्म दिया। ठीक है, फिर से ध्यान सुनिएगा। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इससे एक ऐसे तत्व का जन्म हुआ जिसने सैद्धांतिक तौर पर ही सही एक ऐसे तत्व का जन्म दिया जिसने सैद्धांतिक तौर पर ही सही एक असांप्रदायिक राज्य का निर्माण किया या जन्म दिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए, उसने धर्म और राज्य को पृथकीकरण कर दिया, पृथक्करण किया, पृथकीकरण कर दिया, जिसे बोलते हैं हम लोग बाइफरगेट कर दिया। उसने किसी भी सूरत में उलेमा, धर्मगुरु या धर्माचार्य कोई भी होंगे वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना ही मुझे किसी तरह की सलाह देंगे। ध्यान सुनिएगा, उसने ये कहा था कि जितने भी ये जो धार्मिक उलेमा हैं, धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, वो किसी तरह के राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मुझे किसी तरह की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनसे अपेक्षाकृत ज़्यादा जानता हूं कि कौन सा कार्य जनता के लिए आवश्यक है और कौन सा लाभप्रद है। फिर से देखिएगा, उसने उलेमाओं को साफ निर्देशित कर दिया था कि आप लोग राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा बेटर हूं इस मामले में कि जनता के लिए कौन सा कार्य लाभप्रद है और कौन सा कार्य आवश्यक है। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बताया, दूसरा कह रहे, और दूसरी बात, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन भी मत करना। उसने ये भी कहा था कि मैंने आप पर प्रोहिबिशन लगा दी, इसका मतलब ये नहीं कि समाज में जाके आप किसी तरह के मैनिपुलेशन करें, कुछ मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं कि मैनिपुलेट कर देना, चीज़ों को तोड़ मोड़ के सामने से लोगों को प्रस्तुत करना, वैसा भी मत करना, क्योंकि उसने उस उलेमाओं के अगेंस्ट प्रशासन की नीति अपनाई थी। यदि उलेमा गलती करते तो उनको दंड भी देने का प्रावधान रखा था, दंड देने का भी प्रावधान रखा था उलेमाओं पे। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए, उसने यामीन उल खिलाफत की उपाधि भी धारण की। ठीक, यामीन उल खिलाफत की उपाधि धारण की। ठीक, यामीन उल खिलाफत की उपाधि धारण की। अब ये क्या था, यामीन उल खिलाफत की उपाधि धारण की, तो उसने, इसका मतलब होता खलीफा का नायब। इसका मतलब अर्थ ये निकला कि खलीफा की परंपराओं को नाम मात्र के लिए हमने स्थापित कर दिया। जो खलीफा के कहा जाए कि हायरजी चली जाए तो उसको नाम मात्र के लिए स्थापित किया, लेकिन ये भी है कि खलीफा की जो परंपरा उसको नाम मात्र से स्थापित किया, उसने जरूरी नहीं समझा कि खलीफा मेरे पद को स्वीकृति दे के न दे, क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत में चला आ रहा था कि खलीफा जब आपके पद को स्वीकृति देते थे तभी आप सही सुल्तान माने जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कोई परवाह नहीं कि मत दो हमको सर्टिफिकेट, हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे पर MSc, हमने IIT MSc कर रखा है, हमको O लेवल की ज़रूरत नहीं है और मत दो पर सर्टिफिकेट, हम मान लेंगे। ओके, अब इसके बाद और क्या हुआ, उलेमाओं को कंट्रोल में रखा, खलीफा को भी साइड में कर दिया और ये कहा जाए कि अगर किसी ने हमको मैनिपुलेशन किया तो मैं उलेमा को दंड भी दूंगा। पूरी तरह से राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया, जिसके बारे में A.L. श्रीवास्तव ने लिखा भी है। अब देखिए एक बात और है, अब ये सब बातों से आपको क्या समरी होती है, समरी क्या निकलती है, समरी अगर निकलती है कि क्या अलाउद्दीन सच्चा मुसलमान नहीं था, क्या उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं था। ये समरी में क्वेश्चन में लग जाता है, नहीं, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। वो एक कहा जाए ईश्वर पे आस्था रखता था, ईश्वर पर आस्था रखता था। ठीक है, और एक सच्चे मुसलमान की सारे कार्य भी करता था, सभी नीति निर्धारण करता, सभी कार्य करता था, ईश्वर के प्रति वंदना करता था, सारे करता, लेकिन ऑफिस और घर को मर्ज करने की कोशिश नहीं करता है। बिजनेस अलग है और घर अपना अलग है। ठीक, उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश नहीं किया। अब जहाँ भी देखिए एक वर्ड आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासकों ने शासक किया। ठीक है, तो क्या
हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या पॉलिसी रही। ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में बहुत पूछा गया है, या इंटरव्यू में भी आपके क्वेश्चन पूछा पड़क किया जाता है। जैसे जलालुद्दीन के बारे में तो डिस्क्रिप्टिव नहीं बताया गया क्योंकि उसने इतना टाइम पीरियड ही नहीं एक्सपेंड किया। लेकिन यहाँ पे अलाउद्दीन के बारे में जो राजनीति के क्षेत्र में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब सुधारात्मक परफॉर्मेंस दिया, तो हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या रणनीति रही, तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में क्या नीति रही। हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अलाउद्दीन की नीति बहुत ही क्रूरतापूर्ण रही, निर्दयतापूर्ण, अत्याचारपूर्ण, कुछ भी कह सकते हैं मतलब। और वास्तविक अर्थ में उसने ये एक्सेप्ट किया कि वह खुद को हिंदुओं का शासक मानता ही नहीं था, हिंदुओं का सुल्तान मानता ही नहीं था। ना तो सुल्तान मानता था और ना ही हिंदुओं की भलाई का जिम्मेदारी भी लेता था। दोनों में से कोई कार्य नहीं कहता कि हिंदू ना तो मैं हिंदुओं का सुल्तान हूँ। जिस अर्थ में मैं मुसलमानों का सुल्तान हूँ उस अर्थ में मैं हिंदुओं का सुल्तान नहीं हूँ। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुओं की यदि कोई भलाई होती तो उसकी जिम्मेदारी ये मैंने नहीं किया, उनके किसी ने किया होगा, रिश्तेदार ने, मैंने नहीं करवाया। ठीक, दोनों ही कार्यों में उसने हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में निगेटिविटी लाई। दूसरा आगे देखते हैं, एक कहा जाए एक अत्याचारपूर्ण नीति अपनाई जिसमें हिंदुओं का दमन किया गया। और दूसरा क्या कि यदि हिंदू उनके आगे विद्रोह करते तो उन्हें कठोरतम दंड भी दिया जाता था, नज़र रखी जाती थी, कठोरतम दंड दिया जाता था। ठीक है, एक और नीति क्या आई, उसने रेवेन्यू के लिए हिंदुओं को टारगेट किया। अब जैसे टारगेट क्या किया, जितनी उपज हो रही है उसकी आधा 50% हमको दो, 50% दो, पशुओं पर, चारागाहों पर, भेड़ बकरियों पर, सब पर उसने टैक्स लगा दिया, सब पर टैक्स लगा। और काफ़ी हद तक तो ये कहा जाए कि अलाउद्दीन के टाइम हिंदू अपनी सबसे ज़्यादा दरिद्रतम स्थिति में पहुंच चुके थे, जिसमें सर वुलजले शायद लिखते हैं, सर ऐसे कुछ नाम है सर वुलजले, कि अलाउद्दीन के टाइम में हिंदू दुख और दरिद्रता में डूब गए थे। सर वुलजले हैले कुछ नाम है इनका, कि अलाउद्दीन के शासनकाल में हिंदू दुख और दरिद्रता में डूब गए थे, क्योंकि सारे तो उनको टैक्स भर गया। यदि टैक्स और इन पर काफ़ी नज़र रखी जाती थी, यदि टैक्स नहीं भरते थे ना तो इनको कठोरतम दंड दिया जाता था। अपने गुप्तचरों विभाग के थ्रू इन पर काफ़ी नज़र रखी गई। यदि कोई टैक्स चोरी करता था उसके भी कठोरतम दंड थे। मतलब हिंदुओं के प्रति उसकी एक अगेंस्टम पॉलिसी रही, विरोधात्मक पॉलिसी रही। अब इसके बारे में एक और बात पॉइंट सामने आता है कि एक वो बताया जाता है कि अलाउद्दीन ने अपने काजी मुगीसुद्दीन से पूछा कि हिंदुओं के प्रति कैसी पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। तो उसके बाद सुन लीजिए कि हिंदुओं के प्रति कैसी, मैंने बताया कि ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, इसको किसी अन्य अर्थ में कतई मत लीजिएगा, सिर्फ एजुकेशनल में, ये सिर्फ इतिहास है, कुछ भी मैनिपुलेशन करके हो सकता है। ठीक, अलाउद्दीन ने काजी मुगीसुद्दीन से क्वेश्चन किया कि हिंदुओं के प्रति कैसी नीति होनी चाहिए। तो उसने जवाब दिया, काजी ने कहा कि शरा में लिखा है, शरा में हिंदुओं को कर देने वाला बताया गया है। ठीक, शरा में हिंदुओं को कर देने वाला बताया गया। यदि कोई अफसर उनसे चांदी की मांग करता है तो हिंदुओं को बिना किसी पूछताछ किए उन्हें सोना दे देना चाहिए। यदि कोई अफसर उनके मुंह पे धूल फेंकता है तो बिना हिचकिचाहट के अपने मुंह को खोल देना चाहिए, जैसा काजी कह रहा है। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है कि ऐसा करने से जिम्मी इस्लाम के प्रति अपनी आज्ञा पालन की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ऐसा करने से जिम्मी इस्लाम के प्रति अपनी आज्ञा पालन की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। और आगे बताया गया कि इससे धर्म का यश बढ़ता है। और ऐसा आगे भी थोड़ा सा विरोधात्मक है, मुझे बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, आगे उचित नहीं है, इतना ही बता दीजिए। ये कुल मिला के समरी है कि मुगीसुद्दीन ने मतलब काफ़ी हद तक किसी धर्म विशेष को लेकर गलत बातें बताई थी। तो अलाउद्दीन ने मुगीसुद्दीन की एक कहा जाए नीति को हृदय से स्वागत करता है और इसी नीति को अपनाता है। ठीक है, काफ़ी मैंने तो पढ़ा है तो काफ़ी आपत्तिजनक इसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो मैंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उनको यूज़ करना उचित नहीं है, तो मैंने नहीं बताना उचित समझा। बाकी आधा बता दिया है, आप लोग
डिस्कस करिएगा। अलाउद्दीन ने काजी मुगीसुद्दीन से पूछा था और ऐसा ऐसा उसने मुगीसुद्दीन बता दिया और अलाउद्दीन ने उसकी पॉलिसी का अनुसरण किया और इसी के आधार पर हिंदुओं के अगेंस्ट ऐसी ऐसी पॉलिसी उसने अपनाई थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए डिस्कशन में कि अलाउद्दीन के हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में कैसी पॉलिसी रही, तो काफ़ी अत्याचारपूर्ण और काफ़ी नेगेटिविटी वाली बात है। तो दो सिद्धांतों के बारे में हमने यहाँ पे देखा, एक राजत्व का सिद्धांत ये था और इसके एक धर्म और राज्य का पृथकीकरण के बारे में देखा और हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू में बात की। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें एक छोटा पॉइंट है साम्राज्यवाद, उस पर चर्चा करेंगे। और साम्राज्यवाद के बाद अलाउद्दीन के सामने शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, ठीक, क्या कहते हैं उसने ये इसको अप्लाई करने के बाद क्या दिक्कतें आई, उन पर डिस्कस करेंगे। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। इस स्लाइड को सिर्फ वही स्टूडेंट देखें जिनको लगता है कि वीडियो बड़े होते हैं। मैंने लास्ट टाइम बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं रेगुलर डेली वीडियोस बनाऊँ। तो 3 से 4 दिन में मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसी को कोशिश करता हूँ एक मैं अपलोड कर दूँ। तो अगर यदि वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग आज यहीं ब्रेक करिए और बाकी शेष वीडियो कल देखिएगा, तो आपका रूटीन भी बना रहेगा और मेरा भी फेवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अलाउद्दीन के जो नेक्स्ट 3 सिद्धांत मैंने बताए थे उसकी राजत्व के सिद्धांत के। पहला था निरंकुशता, दूसरा था धर्म और राज्य का पृथकीकरण बाइफर्गेशन, और थर्ड वन था साम्राज्यवाद एम्पायरलिज्म। तो एम्पायरलिज्म को देखो, साम्राज्यवाद को जब कोशिश देखते हैं साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद की पॉलिसी पर मैं पहले बता दूं, अमीर खुसरो ने इसके बारे में बताया भी था। अमीर खुसरो ने इसको कहा भी था कि जिस प्रकार सूर्य पूरब से पश्चिम तक अपनी किरणों से आलोकित करता है, उसी प्रकार शासक को भी, सुल्तान को भी तलवार के दम पर सभी राज्यों को जीतना चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। इसी पॉलिसी को अप्लाई कराने के लिए सुल्तान ने एक प्लान बनाया था। प्लान क्या बनाया था उसने? एक प्लान के 2 हिस्से बनाए थे कि एक नए धर्म की स्थापना करना, नए धर्म की स्थापना करना और विश्व विजय करना। उसका प्लान था कि यहाँ पर दिल्ली में मैं अपने सूबेदारों को बैठा दूंगा और विश्व विजय की प्लान को अप्लाई करूँगा, ठीक। इसीलिए इसी के कारण उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। इन्हीं के कारण उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी, लेकिन उसका एक मित्र था। क्या नाम था उसका? अलाउल, जस्ट ए मिनट, अलाउल मुल्क, ऐसे कुछ नाम था इसका, हो सकता है मैं गलत हूं। अलाउल मुल्क ऐसे कुछ नाम था। ये कौन था? ये इसका एक फ्रेंड भी था, अलाउद्दीन का फ्रेंड भी था, और दूसरा था ये दिल्ली का कोतवाल भी था, दिल्ली का कोतवाल भी था। तो यही एक शख्स था जिसका अलाउद्दीन सलाह मानता था, और यही एकमात्र शख्स था पूरी सल्तनत में जो अलाउद्दीन को सलाह दे सकता था, क्योंकि अलाउद्दीन का फ्रेंड था, उसकी सलाह अलाउद्दीन मानता था। इसने सलाह दी थी कि नहीं, नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय की, ये दोनों आप प्लान कैंसिल कर दीजिए और दिल्ली सल्तनत को अपना शासन बढ़ाइए, विश्व विजय अपना जाइए, हिंदुस्तानी में सारे राज्यों को जीतिए। इसीलिए उसने अपने एम्पायरलिज्म के, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे सैन्य अभियान को, उसमें देखेंगे उत्तर विजय अभियान और दक्षिण विजय अभियान, इसको हटाकर उसने साम्राज्य की दूसरी पॉलिसी अपनाई, उत्तर की विजय और दक्षिण विजय। उन सब डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि दोनों की पॉलिसीज अलग अलग थी, किसी पर राज्य करना था, किसी को लूटना था, वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी से सिर्फ इतना देखिए कि इसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया था और फिर दूसरा प्लान बनाया था कि हम उत्तर विजय और दक्षिण विजय पर जाएंगे, उसी तरह उसने कई राज्यों को जीता भी था, ठीक। तो सलाह किसी मानते? अलाउल मुल्क फ्रेंड थे और दिल्ली का कोतवाल था। तो इसी के साथ अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांतों के 3 पॉइंट पूरे होते हैं। हम लोगों ने सब पे डिस्कस किया। आप चाहें सिर्फ एक बार वीडियो देखकर कोशिश करें नोट्स बनाने की, अगर नहीं बनते तो भी आप नोट्स इतना वीडियो समझकर एक बार अपने आंख बंद करके उसको रियलाइज़ करेंगे, उसको आप एक्सरसाइज करेंगे, देन आप इसको डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं। जितना मैंने बताया इसके बारे में आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलें नेक्स्ट, थोड़ा सा एक और टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टॉपिक होगा आज का कि अलाउद्दीन के सामने क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी जब वो सत्ता पर बैठ गया, उसके पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद अचानक से धीरे धीरे कई विद्रोह होने, एक रेगुलर टाइम पर एक विद्रोह हो रहा था, कई विद्रोह हो रहे थे। देखिए
पहला विद्रोह हुआ 9 मुस्लिम्स का, 9 मुस्लिम्स का विद्रोह हुआ। कब हुआ था? 1299 के आसपास हुआ था। समरी के तौर पर देखो समझिए, 9 मुस्लिम विद्रोह 1299 के आसपास हुआ था। सन नहीं है, बस ये जानिए क्या हो रहा था। 1299 के आसपास जब गुजरात विजय से लौटा था, गुजरात विजय से लौटा था अलाउद्दीन ने नसरत खां के लीडरशिप में एक सेना भेजी थी गुजरात विजय का करने के लिए। लेकिन जब वहाँ से लौट रहा था, खूब सारा नसरत खां सारा सोना वोना सारा धन लेकर लौट रहा था, तो जब लौटते टाइम जो 9 मुस्लिम थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया जलालुद्दीन के टाइम में उल्लुक खां अपने 4000 समर्थकों के साथ दिल्ली में बस गया था। मंगोल थे वास्तव में, लेकिन बाद में 9 मुस्लिम कहलाए, तो इन्हीं के साथ गया था। तो इन्होंने लौटते टाइम जब जीत का जश्न मना रहे थे, तो ये 9 मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया। क्या कह रहे थे? हमको विद्रोह कर दिया इस बात पे कि हमको पूरे लूट के धन का 4/5 हिस्सा चाहिए। 4/5 हिस्सा नसरत खां कह रहा नहीं देंगे, नहीं देंगे, एक तो तुमको घर में रहने दे रहे हैं, यही अच्छी बात है, और तुम इतना 4/5 हिस्सा लोगे, मतलब 80% हिस्सा लोगे, करा धरा कुछ नहीं, और इतना बड़ा हिस्सा ले लोगे। अब दोनों में हो गई लड़ाई, नसरत खां की सेना और 9 मुस्लिम हो गई लड़ाई। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो गई? या जब अलाउद्दीन का भतीजा और नसरत खां का भाई की हत्या कर दी 9 मुस्लिमों ने, यहीं पे दिक्कत हो गई। अब नसरत खां ने अपनी सेना को कह दिया कि इनका दमन कर दो। मतलब नसरत खान ने पूरा नरसंहार करवाया, जितने भी 9 मुस्लिम थे, जो वास्तविक रूप से मूल से मंगोली थे, सबका वध करवा दिया, सबका वध तो करा दिया। और अलाउद्दीन ने दिल्ली में उनकी जो फैमिली थी, उनके फैमिली में स्त्रियों और बच्चों सबका कत्ल करवा के उनका बदला लिया। ठीक, यहाँ पे एक पहला विद्रोह खत्म हुआ। दूसरा विद्रोह कुछ ही टाइम के बाद दूसरा विद्रोह हुआ। दूसरा विद्रोह किसने किया? अकत खां था, शायद आकत खां या अकत खां ऐसा कुछ नाम था। ये था अलाउद्दीन का भतीजा, अलाउद्दीन का भतीजा। इसने भी वही गलती की, अलाउद्दीन के इसने क्या गलती की? इसने मिलकर 9 मुस्लिम से, थोड़े बहुत बचे हुए थे 9 मुस्लिम थे, उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा सुल्तान को मारने का, अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र था। और जब अलाउद्दीन बस शिकार खेल रहा था, तो उसमें उसने अटैक भी कर दिया। अटैक करने से सुल्तान घायल हो गया, लेकिन सैनिकों ने आके उसको घेर लिया। तो आकत खान ने समझा कि सुल्तान मर गया, और इसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन वहाँ सुल्तान जो अलाउद्दीन था वो तो अभी जिंदा था, सैनिकों ने उसे बचा लिया था। जब उधर कवर किया, जब ये रिकवर हो गया, तो इसने इसको सुल्तान मरवा दिया, ठीक, अकत खां को मरवा दिया। अब तीसरा विद्रोह कैसे हुआ? तीसरा विद्रोह हुआ मंगू खां और था अमीर उमर। ये दोनों अलाउद्दीन के भतीजे थे, अमीर उमर, दोनों ये बदायूं का था सूबेदार, और ये था अवध का। ठीक है, इन दोनों ने अपने अपने जगह पे विद्रोह किया, लेकिन सुल्तान ने इसको दबा दिया। ठीक, इन दोनों को भी वध किया, सीधे मारते थे, वो सजा वाला नहीं, जलालुद्दीन नहीं था कि माफ़ कर दिया जाओ, बंगन नाव से तुमको टहलने की परमिशन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, सीधे मार दिया। फिर फोर्थ वन, फिर एक अच्छा विद्रोह हुआ, हाजी मौला का विद्रोह। इसने तो एक हद ही पार कर दी। इसने क्या किया? सुल्तान के एक सैन्य अभियान की व्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली में विद्रोह किया, अचानक सडनली किया। और जो लाल किले में कोषागार था, लाल किले का कोषागार था, ट्रेजरी जिसे बोलते हैं हम लोग, और हथियारशाला, अश्वशाला और सब बंदी गृह, सब पर हक कर ले, सब पर अपनी अच्छी बिल्डिंग्स पर कंट्रोल कर नियंत्रण कर ले। और लगभग एक हफ्ते तक सुल्तान भी बना रहा, एक वीक तक सुल्तान भी बना रहा। लेकिन जब सुल्तान का ही एक अच्छा सिपाही था, हमीदुद्दीन ऐसा कुछ नाम था, हमीदुद्दीन इसको नाम था, उसने इसके विद्रोह को ख़त्म किया और हाजी मोल्ला को रिप्लेस कर दिया, मतलब हाजी मोल्ला को वध कर दिया। अब देखिए एक सिमिलरिटी देखिए, 9 मुस्लिम का विद्रोह हो रहा, आकत खां का विद्रोह हो रहा, मंगू खां का विद्रोह हो रहा, हाजी मोल्ला का विद्रोह हो रहा। क्या रहा? मतलब सुल्तान बाद में अलाउद्दीन यही सोच में पड़ जाता है कि रेगुलर टाइम पर एक विद्रोह हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हमको ये विद्रोह होने के पूर्व में सूचना क्यों नहीं मिल रही है? हमारा इंटेलिजेंस क्या कमज़ोर हो गया है? क्या हमारी सेना पर जनता को इतना विश्वास ही नहीं है हम पर, या हमारी सेना क्या कर रही है?
पुलिस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये सब आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक विद्रोह हो रहा है, क्या कारण है। तो सुल्तान ने कहा इस पर विश्लेषण करना चाहिए। उसने अपने अच्छे अच्छे अमीरों जो योग्य IAS ऑफिसर थे उनको सबको अपॉइंट कर दिया और एक जांच कमेटी बनाई और कहा कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए 3 महीनों के अंदर कि क्या कारण है इन सबके पीछे। तो इन विद्रोहों के पीछे क्या कारण थे, इसका सुल्तान ने सीरियसली एनालाइज किया, विश्लेषण किया, सब पे चर्चाएँ की अपने दरबारियों के बीच में बैठ के। क्या कारण है, जनता के प्रति अपने राजत्व के सिद्धांत को प्रेम पूर्वक अप्लाई कराना चाहिए, अप्लाई कराना इसका एक मुख्य कारण था। किसी पर अत्याचार करने क्रूरल्टी से आप अपने सिद्धांतों को अप्लाई नहीं कर सकते। वास्तविक रूप से इसके ये कारण थे, लेकिन लिखित तौर पे क्या कारण है उसके सामने और उसका सुल्तान ने किस तरह हल निकाला। इन सभी जो विद्रोह हो रहे थे इस पर उस पर किस तरह कंट्रोल किया, इन सब पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए 5 से 10 मिनट की स्लाइड उसको कवर करते हैं कि क्या सुल्तान ने डिसीजन लिए, क्या अध्यादेश पास किए इन सब कंट्रोल करने के लिए, इन सब जो विद्रोह हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए और जनता के प्रति, जनता में अपने प्रति एक विश्वास पैदा करने के लिए क्या क्या किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो विद्रोहों पर कंटिन्यू एक रेगुलर इंटरवल पर जो विद्रोह हो रहे थे, अलाउद्दीन ने उस पर एक कमेटी बनाई, मतलब उसका अपने पदाधिकारियों अपने दरबारियों के साथ एक विशेष अध्ययन किया, जानने की कोशिश की क्यों जनता के प्रति उसके निष्ठा की भावना कम रह रही है, क्यों विद्रोह हो रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश की। तो कमेटी ने 4 पॉइंट पे, मतलब जो दरबारी थे उन पर 4 पॉइंट पे रिपोर्ट सबमिट होती है और रिपोर्ट सबमिट में क्या होता है, देखिए क्या क्या पॉइंट बताए गए। एक साथ मैं पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद जब पॉइंट्स जो बताए गए, जो विश्लेषण पे जो रिजल्ट्स आया कि ये पॉइंट्स से कमी है शासन में, तो उन पॉइंट्स पे अलाउद्दीन ने अध्यादेश पारित करके कानून बना दिया कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक साइड हम पढ़ेंगे जो रिपोर्ट्स आई थी और एक साइड जो उसका कंक्लूजन आया था। ठीक, पहला पॉइंट था जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जो गुप्तचर विभाग है वो असंगठित और अयोग्य हो चुका है। ठीक, असंगठित और अयोग्य हो चुका है, मतलब लोगों, सुल्तान को जनता और पदाधिकारियों के बीच की जो बातें हो रही है वो पता नहीं चल पाती, उसकी सूचना नहीं मिल पा रही है। कुल मिला के जनता के बीच में जो वो जनता सुल्तान के प्रति जो सोच रही है, जो पदाधिकारी उसको सोच रहे हैं, उसकी बातें नहीं पता चल पाती हैं। ना तो उनके कार्यों के बारे में अनभिज्ञता रहती है और न उनके विचारों के बारे में अनभिज्ञता रहती है। इन शॉर्ट एक जनरल व्यू का जो कंसेप्शन होता है वो प्रीव्यू सुल्तान को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है जो अमीरों को लेते हैं। जो अमीर थे, मतलब अमीर का मतलब ये नहीं जो रिच पर्सन है, रिच पर्सन नहीं, जो दरबारी टाइप के पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी थे जो लंबा लंबा कोट पहन के दरबार में खड़े रहते हैं, तो वे सब क्या करते थे, अपनी संगठित अपने पावर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कहता है कि अमीर बड़े बड़े परिवारों में वैवाहिक संबंध कर रहे थे, जिससे क्या होता उनकी पावर्स जो हो रही है वो बढ़ रही थी, शक्तिशाली हो रही थी और वो सुल्तान को चुनौती दे रहे थे। तभी तो सुल्तान का भतीजा ही उनके अगेंस्ट आ गया था। ठीक, 9 मुस्लिम उनके अगेंस्ट आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो अमीर थे, यदि वो अपने संबंधों बढ़ा रहे हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि सुल्तान के प्रति एक ताकतवर शक्ति का जन्म हो रहा है जो विद्रोह का भावना को उदय करता है। ठीक, थर्ड क्या था, एक कहा जाए एक प्रबुद्ध तो नहीं करेंगे, एक विशेष वर्ग का जन्म हुआ, वैसे वर्ग का जन्म हुआ जो धनी वर्ग का जन्म हुआ, धनी बोल सकते हैं, धन, जो एक धन के रूप में जिसके पास धन काफ़ी मात्रा में पर्याप्त था। तो ये धनी लोग क्या किया करते थे कि पैसा तो था ही, तो कई तरह समारोह कर रहे हैं, गोष्ठियाँ कर रहे हैं, उससे क्या है धन इनके पास है, लोग इनके समर्थन में ज़्यादा खड़े हुए हैं, तो ये भी एक विद्रोह की भावना को उदय कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक, एक फोर्थ पॉइंट क्या आया, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मद्यपान। कि समाज में जब त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, शादी समारोह होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, उसमें मद्यपान होता है। मद्यपान से क्या होता है, लोग आपस में गुट बना के बैठते हैं, ग्रुप बना के बैठते हैं, उससे क्या होता है जनता का प्रीव्यू अपने आप आता है और जो अगेंस्ट प्रीव्यू होता है तो
एक पॉजिटिव पार्टी, एक निगेटिव पार्टी, जब निगेटिव पार्टी के सभी लोग मर्ज हो जाते हैं तो सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं। सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे तो उससे ही विद्रोह का जन्म होने लगता है। ठीक, 4 पॉइंट आपके सामने आए। पहला गुप्तचर विभाग होता, दूसरा जो अमीर थे वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, तीसरा था एक धनी वर्ग जो सुल्तान को चुनौती दे रहा था, चौथा था मद्यपान जो षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहा था। तो इसके लिए सुल्तान ने क्या किया, गुप्तचर विभाग के लिए क्या किया, गुप्तचर विभाग को पुनः संगठित कर दिया और इसमें बरीद जो गुप्तचर अफसर होता था और ये मुजलिस या मनहिस, ऐसा कोई मनहिस होता था, शायद मनहिस होता था, ये गुप्तचर होता था। तो इसको जो दरबारी जो पदाधिकारी थे उनके घर, दफ्तरों, नगरों, गांवों सब में गुप्तचरों को फैला दिया था। जनता के बीच में हर जगह अपने अपने गुप्तचर अलॉट कर रखे थे। उसका कहना था कि हर जनता के हर बात मुझको पता होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, षड्यंत्र बनना कम हो गया, क्योंकि जो जनता का प्रीव्यू, जनता की भावना को पहले समझ जाते तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट पहले ही कर देते थे, तो विद्रोह की भावना का जन्म नहीं हुआ। तो एक दूसरा डर भी जनता के बीच डर भी बैठ गया, क्योंकि सुल्तान निरंकुश था ही, गलती करने पर क्षमा माने थे, मार ही देते थे। तो एक जनता के बीच, तो उससे क्या हुआ, पदाधिकारी और ये जनता दोनों के मन में एक डर सा हो गया कि षड्यंत्र करेंगे तो षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुल्तान के पास कार्यों की तो हमारी जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी तो सूचना मिल ही रही है, और जो हम विचार कर रहे हैं इसकी भी सूचना मिल रही है, क्योंकि अगर हमने किसी से अपने विचारों को डिस्कस किया तो इसकी भी सूचना सुल्तान तक पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र वाली पॉलिसी पर कंट्रोल आ गया। दूसरा क्या आया, अमीरों पे पूरी तरह बैन लगा दिया। ये किसी भी तरह की वो मतलब पार्टी नहीं करेंगे कि घर में कुछ फंक्शन है तो सबको बुला रहे हैं, इस तरह की पार्टी, संगोष्ठियाँ, इन सब पर वो करा दिया, प्रोहिबिशन लगा दिया। ठीक है। और फिर दूसरा क्या कि यदि अमीर किसी तरह से वैवाहिक संबंध करते हैं तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं अपनी पावर्स को इंक्रीज करेंगे। फिर क्या किया, धनी वर्ग को सबसे बड़ा अटैक किया। धनी वर्ग के पास धन ज़्यादा आने लगा था ना, धन ज़्यादा आने लगा था, इसीलिए सुल्तान की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि इनकी सारी जो इंडोमेंट्स थे वो बंद कर दिया, जब्त कर लिए। इंडोमेंट्स मतलब जो पेंशन थी, जो उपहार थे, जो संपत्ति थी, जो एक्स्ट्रा संपत्ति कर रखे थे, और उनको सबको बंद कर दिया या फिर उसको लूट लिया, जब्त कर लिया। और दूसरी बात क्या की, अब जो इनके पास भूमि पड़ी थी, एक भूमि एक ऐसी चीज़ थी जो इनको जीविका कंटिन्यू दे रही थी, बिना मेहनत के इनको पैसा मिल रहा था। तो सुल्तान ने क्या किया कि इस पर बहुत बड़ी मात्रा में कर लगा दिया। कर इतनी मात्रा में लगा और अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि जितना हो सके अधिक से अधिक बहाने बनाओ, इनसे कर इकट्ठा करो। उससे परिणाम अच्छा है, रेवेन्यू आने लगा। तो बर्नी ने ऐसा बताया भी, आगे बर्नी ऐसा लिखता भी है कि अब राज्य में या तो उच्च पदाधिकारी है, ठीक है, या कुछ अमीर बचे हैं, या फिर उच्च कोटि का जो बेस्ट बिजनेसमैन है, उन्हीं के घर में सोना है, बाकी घर में गोल्ड किसी के घर में है ही नहीं। इतना इसने टैक्स लगा दिया था, इतना अलाउद्दीन ने टैक्स लगा दिया था कि इनकी बोलते ही कुल मिला के बंद हो गई। ये जिस पैसे की, जिस प्रॉपर्टी के दम पर ये विद्रोह की भावना को उदय करना चाहते थे, उसी को अलाउद्दीन ने ब्रेक लगा दिया कि अब विद्रोह नहीं होगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आया, मैं देखिए किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं, लेकिन एक जनरल व्यू की बात बताई जाती है कि यदि आप को दोस्ती करने का शौक है, यदि आप फ्रेंड सर्कल बढ़ाना है तो आप ड्रिंक करना शुरू कर दीजिए, आपका फ्रेंड सर्कल अपने आप बढ़ने लगेगा। या यदि कहीं आप दोस्त या किसी भी पार्टी में आपका कोई दोस्त नहीं तो आप ड्रिंक करना शुरू कर दीजिए, आपके अपने आप दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे। यही पॉलिसी यहाँ पे अपनाई हो रही थी। पब्लिक में जब कोई फंक्शन होता था, कोई शादी समारोह होता, कोई उत्सव होता, तो उसमें एक मद्यपान ड्रिंकिंग वाली एक प्रोग्राम रखा जाता था। तो एक साथ सभी लोग बैठा करते थे। तो फिर वही बात, एक कंसेप्शन आ गया कि सुल्तान के अगेंस्ट एक कंसेप्शन आ गया कि सुल्तान ऐसा क्यों किया, गलत बात है यो। तो उसमें क्या हुआ कि जब निगेशन की भावना आने लगती है, तो कॉन्स्पायरेसी जन्म लेती है। कॉन्स्पायरेसी के कारण ही विद्रोह होने लगता है।
इसी भावना, इसी बात को ख़त्म करने के सुल्तान ने किया। दिल्ली अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली में मद्यपान पर रोक लगा दी। मद्यपान पर रोक लगा दी। मद्यपान पर रोक तो लगाई, साथ ही जो मद्यपान से जो ब्रेवरेज जितने भी सिस्टम्स थे, जो नशीले पदार्थ थे, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, यानी कि दिल्ली में ना तो कोई आएगा और ना ही कोई जाएगा इससे रिलेटेड। स्वयं भी इसने रोक लगा दी और अपने जितने भी ड्रिंकिंग वाले जो ब्रेवरेज ग्लास थे उसको कहा जाता है, एक राइटर लिखते हैं कि बहुत ही नाटकीय ढंग से जनता के बीचों बीच तोड़वा दिया था कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से कुछ भी नहीं पीऊँगा, ऐसा कुछ था। ठीक, इसके बाद क्या आता है, अब देखिए मैंने क्या कहा, जब तक आपको जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक आपकी कोई पॉलिसी कारगर नहीं होगी। ठीक, कोई पॉलिसी रंग नहीं लगेगी। यहाँ तक तो सही था, क्योंकि ये कुछ हिस्सों पे अटैक हो रहा था, ये सिर्फ पर्टिकुलर अमीरों पे अटैक हो रहा था। गुप्तचर विभाग को पहचान नहीं पाओगे तो प्रोटेस्ट किसका करोगे, ये भी एक पर्टिकुलर वर्ग पे था। लेकिन मद्यपान करके उसने सबको एक वर्ग पे अटैक, सभी जनता पे अटैक कर दिया, क्योंकि अमूमन 80% के आसपास लोग उतने टाइम बेवस थे, कोई विशेष वर्ग का तो था ही नहीं, तो सभी तो इससे इसका प्रोटेस्ट तो हुआ ही हुआ। क्राइम बढ़ने लगा कि अब इसके इलीगल एक्टिविटी होने लगी। मतलब इसको मद्यपान को लोग छुपा के पीने लगे। पिए तो थे ही, पिएंगे तो ही। जैसे अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेट ने रोक लगाई थी, लेकिन सप्लाई तो थी ही, लेकिन बस हाई रेट पे थी। क्राइम छुपा के चल रही थी, लेकिन चल रही थी। तो यही उस टाइम भी हुआ, इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट आने लगा। प्रोटेस्ट, सुल्तान का प्रोटेस्ट भी होने लगा। ठीक है, तो सुल्तान ने क्या किया, कुछ दिनों बाद इसमें शिथिलीकरण कर दिया, थोड़ा सा इसको कहा जाए शिथिलीकरण कर, ढिलाई दे दी कि हाँ थोड़ी बहुत आप ले सकते हैं, थोड़ी बहुत पी सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसने एक शिथिलीकरण में पॉलिसी कहती कि आप घर में खुद बनाएं और खुद पिएं, ना तो किसी को पिलाएं नहीं और पार्टी में ना करें और ना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, बस घर में खुद बनाएं खुद पिएं, अपना ही काम अपने आप करिए। तो इस तरह की 3 रिपोर्ट्स आई थी। गुप्तचर विभाग पे उसने क्या संशोधन किए, अमीरों पे उसके कहा जाए सारे जो पब्लिक फंक्शंस थे उस पर रोक लगा दी थी। उनके जो मैरिज जो सिस्टम चल रहा था, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे, उसको रोक लगा दी। धनी वर्ग पे लिए सारे उनको इंडोमेंट्स प्लान्स कैंसिल कर दिए और उन पर भूमि पर इतना कर लगाया कि वो गरीब हो गए। ऐसा बर्नी ने भी उनके बारे में बताया। फिर मद्यपान पर बात आई तो मद्यपान पर उसने रोक लगा दिया, खुद भी पीना बंद कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोगों ने अलाउद्दीन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, काफ़ी हद तक सामरिक रूप में आया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम लोग अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों पर चर्चा करेंगे। जो उसके उत्तर पे सैन्य अभियान चल रहे थे, दक्षिण पे सैन्य अभियान थे, दोनों के बीच में अंतर क्या था, दोनों अभियानों के बीच में एक पॉलिटिकल अंतर था, उन पर भी डिस्कस करेंगे। मंगोलों पर उस पर अटैक करेंगे, मंगोलों पर क्या पॉलिसी है, कितने अटैक्स पे आए, कितने क्या पॉलिसी है, सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आज का क्वेश्चन रिवाइज कर दूं। भारतीय संविधान का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आर्टिकल 33, 34 और 35 इसमें क्या क्या बताया गया है। 1 लाइन में भी आप बता सकते हो, जितना हो सके मैक्सिमम आप बता सकते हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की। कोई भी क्वेरी हुआ करे आप निश्चिंत होकर मुझे बताएं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग अलाउद्दीन के बारे में और डिस्कस करेंगे।